हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्निका एंड वेलकम टू स्टडी विद एनवी सर। आज की क्लास हमारे विद्युत स्थितिज ऊर्जा की रहने वाली है। तो बिना समय को बर्बाद किए चलिए देखते हैं कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। और अगर हम जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात कर लें तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो एकल आवेश के लिए लागू नहीं होती है। यानी अगर हम सिर्फ एक आवेश की बात कर लें तो एक आवेश के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। तो अगर एक आवेश के लिए नहीं होती है तो फिर क्या होती है? तो इसका मतलब कि अगर विद्युत स्थितिज ऊर्जा एकल आवेश के लिए नहीं होती है तो वो आवेशों के निकाय के लिए होती है। इसका मतलब निकाय मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जब भी दो या दो से ज्यादा आवेशों की बात होगी तो उसी को हम निकाय कहेंगे। तो हम पहले ही ये देख लेते हैं कि जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमारी होती है वो एकल आवेश के लिए लागू नहीं होती है। एकल आवेश के लिए लागू नहीं होती है। तो अगर एकल आवेश के लिए लागू नहीं होती है तो ये लागू किसके लिए होती है? आवेशों के निकाय के लिए। ठीक है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमारा एकल आवेश के लिए नहीं लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? ये आवेशों के निकाय, यानी कि जब भी हम दो आवेशों की बात करेंगे, तीन आवेश की बात करेंगे तो वहां पे हमारी स्थितिज ऊर्जा की बात आएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर हमको स्थितिज ऊर्जा देखना है तो जब हम निकाय की बात करेंगे तो हम दो आवेशों की बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि पहले दो आवेश हमारे, एक आवेश Q1 हो गया और दूसरा जो हमारा आवेश हो गया Q2 हो गया। इन दोनों को हमने कुछ दूरी पे रखा। तो जब इन दोनों को हमने कुछ दूरी पे रखा, अब ये क्या हो गया? एक निकाय हो गया। तो अगर ये एक निकाय है तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा हमारी होगी। उस स्थितिज ऊर्जा को हम कह लेते हैं क्या? प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, यानी यूआई, यू इनिशियल। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया? प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरी स्थिति में बदलते हैं। अब दूसरी स्थिति का मतलब है या तो इन दोनों आवेशों को हम और पास ले आए, या तो क्या करें, कुछ और दूरी पे रख लें। यानी कि अब इस स्थिति को हम बदल देते हैं। तो मान लेते हैं कि अब हमने क्या किया, Q1 और Q2 की दूरी को थोड़ा सा कम कर दिया है। यानी कि ये हमारी पहली कंडीशन थी और इस स्थिति से हम लोग अब बदल के आ गए इस दूसरी स्थिति में। ठीक है, तो इस जब दूसरी स्थिति में आएंगे, अब ये भी एक क्या है? निकाय है। तो यहाँ पे भी एक स्थितिज ऊर्जा काम करेगी। इसको हम लोग कह लेंगे यू फाइनल, यानी कि अंतिम स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि प्रारंभ में जो स्थितिज ऊर्जा थी वो कुछ और थी। अब जब इसी स्थिति को हमने क्या किया? चेंज कर दिया है। तो अब जो स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी हमारी वो क्या होगी? अंतिम स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक, अंतिम स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यानी कि हमने क्या लिया? दो आवेशों का एक निकाय लिया। तो प्रारंभ में क्या थी? इनकी कुछ और स्थितिज ऊर्जा थी। इसी स्थिति को हमने क्या किया? थोड़ा सा बदल दिया। तो अब क्या हो गया? ये इनकी अंतिम स्थितिज ऊर्जा हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों अगर हम स्थितिज ऊर्जाओं की बात करें, यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो दोनों स्थितिज ऊर्जाओं का जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस का W ऑफ संरक्षी बल द्वारा, संरक्षी बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है। संरक्षी बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा उसके ऋणात्मक मान के बराबर क्या होता है? जो अंतिम स्थितिज ऊर्जा होगी और प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा का अंतर। ठीक है, यानी कि जब हम क्या लेंगे? आवेशों के निकाय की एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाते हैं तो दो हमको स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होगी। एक प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा होगी और एक अंतिम स्थितिज ऊर्जा होगी। तो उस कंडीशन में दोनों स्थितिज ऊर्जाओं का जो अंतर होगा वो हमारा किसके बराबर होगा? संरक्षी बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा उसके ऋणात्मक मान के बराबर होगा। अब बात यहाँ पे आएगी कि मैम संरक्षी बल क्या होता है? तो संरक्षी बल को हम लोग जानने के लिए क्या करते हैं? मान लेते हैं हमने दो आवेशों को क्या लिया? कुछ दूरी पे ले लिया। ठीक है, हम क्या बता रहे हैं? संरक्षी बल क्या होता है। अब हम इस एक पहले आवेश से हम लोग ऐसे ऐसे चल के क्या पहुंचे? दूसरे आवेश पे। ठीक है,
तो यहाँ पे भी जो कार्य होगा हमारा, भाई एक स्थिति से हम दूसरी स्थिति में गए हैं तो हम कोई ना कोई कार्य करेंगे, यहाँ से यहाँ तक चलने में हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो वो हमारा कार्य क्या होगा, W होगा। या फिर हम क्या कर दिए, जिगजैग मोशन में पहुंच गए दूसरी कंडीशन में, तो इस दूसरी स्थिति में भी जो कार्य हमारा होगा वो कितना होगा, W होगा। या फिर हम क्या कर लिए, ऐसे चल दिए, इस कंडीशन में भी जो हमारा कार्य होगा वो कितना होगा, W होगा। तो इसका मतलब कि अगर मान लेते हैं ये हमारी पहली कंडीशन थी और ये हमारी थी दूसरी कंडीशन, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में हम जाएंगे किसी भी रास्ते से, यानी कि पथ की बात होगी, तो किसी भी पथ पे जो कार्य होगा वो क्या होता है, एक समान होता है। तथा यही अगर हम एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक जा रहे हैं, फिर दूसरी स्थिति से पहली स्थिति में आ रहे हैं, तो इस स्थिति में जो हमारा किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यही हमारा कहलाएगा संरक्षी बल। संरक्षी बल क्या होता है, संरक्षी बल होता है वो बल होता है कि जो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में अगर हम राउंड मोशन में चल रहे हैं तो वहां पे कार्य शून्य होगा, तथा क्या होगा, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने पर जो हमारा पथ होगा उस पे निर्भर नहीं करेगा, यानी कि जो कार्य होगा वो पथ पे निर्भर नहीं करेगा। संरक्षी बल क्या हुआ, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने पर जो हमारा किया गया कार्य होता है वो पथ पे निर्भर नहीं करता है, तथा यदि हम क्या कर रहे हैं, उसी स्थिति से दूसरी स्थिति में हम जा रहे हैं सर्कुलर मोशन में, ये वृत्तीय गति हम कर रहे हैं, तो वृत्तीय गति करने में जो किया गया कार्य होता है वो शून्य होता है, यही हमारा कहलाता है संरक्षी बल। ठीक है, अब हमने कर लिया संरक्षी बल की चर्चा, लेकिन जो हमने यहाँ पे देखा है क्या, पहली स्थिति से जो दूसरी स्थिति में आए हैं, यहाँ पे ये जो संरक्षी बल होगा ये किसके द्वारा होगा, ये किसके कारण होगा, स्थिर वैद्युत बल के कारण होगा। यानी कि यहाँ पे जो कार्य हम कर रहे हैं वो किसके कारण कर रहे हैं, स्थिर वैद्युत बल के कारण कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे जो किया गया कार्य है, यानी कि U फाइनल माइनस U इनिशियल, वो अगर यहाँ पे किया गया कार्य स्थिर वैद्युत बल के द्वारा है, तो इसका मतलब जो संरक्षी बल हमारा होगा वो किसके बराबर होगा, स्थिर वैद्युत बल के बराबर होगा। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, ये कार्य किसके द्वारा हो रहा है, हमारा स्थिर वैद्युत बल के द्वारा जो किया गया कार्य हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या हो रहा है, माइनस का W ऑफ स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि अभी हमने बताया है कि जो ये स्थिति हमारी आ रही है ये किसके कारण, यहाँ पे जो हमारा बल लग रहा है वो कौन सा बल हो रहा है, स्थिर वैद्युत बल। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो कार्य होगा वो स्थिर वैद्युत बल के द्वारा ही कार्य होगा, लेकिन हमने बताया है कि जो कार्य होता है वो संरक्षी बल द्वारा होता है, तो ये दोनों आपस में कार्य बराबर होंगे। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, और ये क्या है, हमारी स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर है, जो पहली कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा थी और जो दूसरी कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा थी, उन दोनों स्थितिज ऊर्जाओं का ये क्या है, अंतर है। इस दोनों अंतर को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U लिख सकते हैं, और माइनस का W, और क्या हो जाएगा, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और बात आती है, वो बात क्या आती है कि जो स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य होगा, यानी कि जो हमने यहाँ पे लिखा है, स्थिर वैद्युत बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो बाह्य बल के द्वारा किए गए कार्य के विपरीत होता है। यानी कि हमने क्या बताया, स्थिर वैद्युत बल के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो बाह्य बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है उसके विपरीत होता है। तो अगर वैद्युत बल के द्वारा जो किया गया कार्य माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा किसके द्वारा किए गए कार्य की, बाह्य बल के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, डेल्टा U है, यानी कि स्थिर वैद्युत बल अगर ऋणात्मक होगा तो बाह्य बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो धनात्मक होगा।
तभी तो स्थिर वैद्युत बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो बाह्य बल के द्वारा किए गए कार्य के क्या होता है, विपरीत। तो अगर ये जो है ऋण में है तो ये किस में आ जाएगा, धन में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये कब होगा, इसके लिए भी एक कंडीशन आती है कि जो बाह्य बल होता है वो विपरीत होता है स्थिर वैद्युत बल के द्वारा किए गए कार्य के। कब, जब हम इन आवेशों को इस स्थिति से इस स्थिति, मतलब पहली कंडीशन से दूसरी कंडीशन जो हमने परिवर्तन करा है, इस स्थिति में बहुत धीरे धीरे लेके आए, यानी कि स्लोली स्लोली जब लेके आएंगे, पहली स्थिति से दूसरी स्थिति में जब हम दोनों आवेशों को बहुत ही धीरे धीरे लेके आएंगे, तब उनकी गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो बहुत ही नगण्य होगा, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। जिस स्थिति में पहली स्थिति में जो गतिज ऊर्जा थी वही हमारी दूसरी स्थिति में भी गतिज ऊर्जा होगी, यानी एक समान जब गतिज ऊर्जा होगी तभी ये कार्य करेगा। ठीक है, तभी क्या कार्य करेगा, जो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य होगा वो स्थिर वैद्युत बल द्वारा किए गए कार्य के विपरीत होगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ये कब होगा। इसके लिए हम देखते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या रही, हमने अभी बताया कि ये तभी होगा जब आवेश को धीरे धीरे लेके आएंगे, जब आवेश को धीरे धीरे लाएंगे। अब धीरे धीरे अगर हम ला रहे हैं तो जाहिर सी बात, ऐसा नहीं कभी एक तेजी से ले आए और कभी फिर धीरे से, यानी गतिज ऊर्जा में हम क्या करेंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे लेके आएंगे, अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा नहीं बदलेगी। अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, नहीं बदलनी चाहिए। तो अगर गतिज ऊर्जा नहीं बदलेगी तभी ये हमारा कंडीशन लागू होगा। ठीक है, अब ये हो गया, हमको जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है ये हो गया, उसके लिए पूरा एक खाका हमने अभी तैयार कर लिया है। ठीक है, अब इसके लिए जो हमको डेरिवेशन देखना है वो चीजें क्या हो जाएंगी, आसान। तो अब अगर हम लोगों ने इतना समझ लिया है कि पहली स्थिति में हमारी जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसको हम प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, फिर अगर हम इस आवेशों के निकाय को दूसरी स्थिति में लेके जाते हैं तो वो हमारी अंतिम स्थितिज ऊर्जा होगी। इन दोनों स्थितिज ऊर्जाओं का जो अंतर होता है वो हमारा जो संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य होता है उसके ऋणात्मक के बराबर होता है। लेकिन जो यहाँ पे जो बल है वो संरक्षी बल के द्वारा, वो जो बल कार्य कर रहा है वो कौन सा है, स्थिर वैद्युत बल है। तो ये क्या हो जाएगा, स्थिर वैद्युत बल के द्वारा किए कार्य के बराबर हो जाएगा। लेकिन जो स्थिर वैद्युत बल है उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है तथा बाह्य बल के द्वारा किया कार्य होता है, वो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। कब विपरीत होते हैं, जब हम इन आवेशों को पहली स्थिति से दूसरी स्थिति में बहुत ही धीरे धीरे लेके आएंगे। अब धीरे धीरे लाएंगे तो गतिज ऊर्जा बदलेगी नहीं, तो जब गतिज ऊर्जा नहीं बदलेगी तब हमारी ये कंडीशन लागू होगी। ठीक है, अब इतना हम लोगों ने समझ लिया है। अब हेडिंग क्या लगाते हैं हम लोग, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब हम हेडिंग लगाते हैं दो निकायों के दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ये है हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा, हम अगर स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो वो निकाय पे ही लागू होगी, जैसा कि हमने अभी बताया है। ठीक है, अब इसके लिए हमको क्या देखना है, निकाय की बात हो रही है तो मान लेते हैं कि Q1 और Q2 प्रारंभ में हमने इनको कहाँ पे रखा है, अनंत पे रखा है। यानी कि दो आवेशों को हम क्या किए हैं, प्रारंभ में कहाँ पे रखे हैं, अनंत पे रखे हैं।
तो अगर हम प्रारंभ में इनको अनंत पे रखे हैं तो इनकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, शून्य होगी, इसमें नो डाउट। भाई अगर प्रारंभ में दो आवेशों को हमने अनंत पे रखा है तो जो उनकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो शून्य होगी, ठीक है। अब अगर इनकी स्थितिज ऊर्जा शून्य है तो हम इसको लिख लेते हैं कि माना प्रारंभ में Q1 Q2 अनंत पर रखे हैं, अतः जो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है। अब क्या करते हैं, इस Q1 को हम लेके आते हैं बिंदु A पर। अभी हम सिर्फ Q1 को लेके आ रहे हैं, यहाँ पे हमारा कोई बिंदु A है और इस बिंदु A पे हम किसको लेके आ रहे हैं, Q1 को लेके आ रहे हैं। अब देखिए समझने वाली बात यहाँ पे क्या आती है कि जब बिंदु A है, यहाँ पे पहले से कोई आवेश हमारा नहीं है, तो अगर बिंदु A पे पहले से कोई आवेश उपस्थित नहीं है तो Q1 को हमको A पे लाने के लिए कोई कार्य करना ही नहीं पड़ेगा। अब कार्य क्यों नहीं करना पड़ेगा, जब बिंदु A पे इसका कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं जो इसकी सीट का यहाँ पे विरोध करेगा। ये क्या थी, सीट खाली थी, तो उसने आके यहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया। तो यानी कि जब कब्जा जमा लिया, हमको किसी के खिलाफ नहीं लड़ना है तो हम कार्य करेंगे नहीं। तो इसका मतलब इस स्थिति में जो हमारा किया गया कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब हम Q1 को अनंत से बिंदु A तक लेके आते हैं तो उस स्थिति में जो किया गया कार्य होता है वो शून्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि बिंदु A पे पहले से कोई आवेश हमारा नहीं है। तो अगर बिंदु A पे पहले से कोई आवेश नहीं है तो हम Q1 को लाने में कोई कार्य करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई विरोध ही नहीं होगा। ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ ये इससे कुछ दूरी पे कोई बिंदु हमारा B है, ठीक है। अब बिंदु A पे हमने किसको ले आया, Q1 को। अब जब Q1 को हम ले आए हैं तो इस Q1 के कारण बिंदु B पे क्या होगा, हमारा एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। B पर क्या हो जाएगा, विभव कार्य करने लगेगा। भाई अगर हम क्या किए, दो बिंदु एक दूसरे से कुछ दूरी पे हैं, एक बिंदु पे आवेश है तो दूसरे बिंदु पे विभव कार्य करने लगता है, इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। जो बिंदु B पर हमारा विभव कार्य करेगा वो किसके बराबर होगा, ये जो बिंदु B पर विभव कार्य करेगा वो Q1 के कारण काम करेगा। ठीक है। किसके कारण हो रहा है इस बिंदु पे विभव, Q1 के कारण हो रहा है। ठीक है। Q1 के कारण विभव, यानी कि Q1 के कारण जो बिंदु A पर विभव होगा वही कारण बनाएगा हमारा बिंदु B पर विभव का। अब ये तो यही बात हो गई, किसी बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, किसी दूसरे बिंदु पर विभव, जो हम लोग जिसका हम लोग डेरिवेशन देखे हैं। दो बिंदु एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे थे और ये बिंदु आवेश हमारा था, इसके कारण इस दूसरे बिंदु पे जो विद्युत विभव का मान होता था हमको पता है KQ/R होता था, जहां पे K का मान कितना होता है, 1/4πε0 होता है। तो जाहिर सी बात है अगर हम Q1 के कारण विभव की बात कर रहे हैं तो KQ1 अपॉन हो जाएगा R। ठीक है। KQ1 अपॉन हो जाएगा R। ये बिंदु हमने B पर विभव का मान निकाला। ठीक है। एक बिंदु के कारण किसी दूसरे बिंदु पर विद्युत विभव का मान, हम लोग इसका डेरिवेशन कर चुके हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव होता है उसका मान होता है KQ/R। वही हमको यहाँ पे लगाना है, इस बिंदु के कारण इस दूसरे बिंदु पे विभव, यानी दूसरे बिंदु पे विभव VB हो जाएगा। और किसके कारण हो रहा है, Q1 के कारण, तो यहाँ पे जो आवेश होगा वो Q1 होगा। और ये तो फॉर्मूला ही है, 1/4πε0 Q1 अपॉन हो जाएगा R। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करते हैं, इस Q2 को लेके चलते हैं और कहाँ पे लेके आते हैं, इस बिंदु B पे। ठीक है। अब अनंत से Q2 को हम कहाँ पे लेके आ रहे हैं, बिंदु B तक लेके आ रहे हैं। अब अगर अनंत से हम Q2 को बिंदु B पे ला रहे हैं तो यहाँ पे एक विभवांतर काम करेगा। विभवांतर को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा V। विभवांतर क्यों काम करेगा, पहले बिंदु का अंतर और अंतिम बिंदु जहां पे हमको लेके जाना है VB,
और जहां से हम चल रहे हैं अनंत से, इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभव कार्य करता है उसका अंतर ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ पे जो विभवांतर होगा, हमको पता है कि विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q0 होता है। यानी कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है, ऐसे दो बिंदु, अगर यहाँ पे हमने कोई परीक्षण आवेश रखा है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है, इस परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, हमने चैप्टर की शुरुआत में ही विभवांतर बताया था क्या होता है। जब किसी परीक्षण आवेश को हम लोग कहाँ से लेके आते हैं, विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि इसको यहाँ Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमको जो कार्य करना पड़ा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले से एक आवेश उपस्थित होता था। तो उस स्थिति में जो किया गया कार्य होता था वो और परीक्षण आवेश का अनुपात ही हमारा क्या कहलाता था, विभवांतर कहलाता था। तो यहाँ पे भी वही बात हो जाएगी, लेकिन अब यहाँ पे जो कार्य होगा वो क्या हो रहा है, पहला कार्य तो हमने कर लिया है ना Q1 को लाने में, तो जाहिर सी बात है कि जब Q2 को लाएंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दूसरा कार्य। यानी ये तो हम कर रहे हैं फॉर्मूले की चर्चा, जो हमको यहाँ पे देखना है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा V बराबर ये कार्य हमारा W2 होगा, क्योंकि W1 तो हम Q1 को लाने में कर चुके हैं, तो अब दूसरा कार्य ही तो हम कर रहे हैं, क्योंकि इस बार हम किसको लेके आ रहे हैं, Q2 को लेके आ रहे हैं। और जो आवेश है वो क्या हो जाएगा, हमारा Q2 हो जाएगा। भाई Q2 को ला रहे हैं, इस बार Q0 को लेके गए थे, लेकिन अभी किसको लेके आ रहे हैं, Q2 को। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा W2 अपॉन हो जाएगा Q2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम किए गए कार्य की चर्चा कर लेंगे। यानी कि पहले देख लेते हैं कि डेल्टा V का मतलब क्या हो जाएगा, V अंतिम, अंतिम स्थिति हमारी कहाँ पे हमको लाके टिकाना है, B पे टिकाना है, और प्रारंभिक स्थिति हमारी क्या थी, अनंत थी। तो VB माइनस V इनफाइनाइट हो जाएगा, बराबर हमने क्या लिखा है, W2 अपॉन हो गया Q2 के। ठीक है, बराबर किसके हो गया, W2 अपॉन Q2 के। अब यहाँ से अगर हम लोग, ये हमको पता है कि शुरुआत में जो विभव था वो कितना था, शून्य था। जब ये दोनों अनंत पे थे तो शुरुआत में जो विभव का मान था वो शून्य था, तो यानी कि ये हो गया शून्य। तो बचा क्या हमारा VB, और यहाँ पे क्या बचा, W2 अपॉन Q2। W2 का अगर हम यहाँ पे मान निकालते हैं तो VB इंटू किसके हो जाएगा, Q2 के। ठीक है, W2 बराबर हो गया VB इंटू Q2 के। अब VB का मान तो हमको यहाँ पे पता है कि यानी कि बिंदु B पे जो विभव है उसका मान कितना है, इतना है। यहां से रख देते हैं K Q1 अपान R है, और ये Q2 तो यहाँ पहले से है। ठीक है, ये हमारा आ गया W2 का मान। ठीक है, अब हमने निकाल लिया, दो आवेशों को ला रहे हैं तो दो बार कार्य कर रहे हैं, यानी एक बार W1 और एक बार W2, दोनों कार्य हमने निकाल लिया। अब दोनों जब आवेशों को हम ले आए हैं तो हम कुल कार्य निकाल लेते हैं। तो कुल कार्य, तो जो कुल कार्य होगा W बराबर वो दोनों कार्यों के योग के ही तो बराबर होगा। भाई हमने दो कार्य किया, कोई हमसे पूछा तुमने कितना काम किया, तो हमने पहली बार जितना काम किया और दोबारा से जितना, दोनों को जोड़ के ही तो बताएंगे कि हमने टोटल काम कितना किया। तो W1 का मान तो हमने 0 करा था, W2 का मान कितना है, K Q1 Q2 अपॉन R है। तो कुल कार्य W बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, K Q1 Q2 अपॉन R। अब हमने कहा है कि हम यहाँ पे अगर K का मान रख देते हैं तो जो W का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बचा है यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, यही जो किया गया कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो अतः ये क्या हो जाएगा, हमारा U हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। यही तो हमको निकालना था कि दो आवेशों के जो निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमने कैसे करा है आप लोगों ने तो भाई देखा होगा, इसको आप लोग नोट करेंगे और उसके बाद में बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं लगेंगी। और उसके बाद अब अगर मान लीजिए इन केस कह दिया कि 2 से ज्यादा आवेश हैं, तब हम लोग क्या कैसे स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, उसको भी लगे हाथ, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर बात हमारी आ जाए 2 से अधिक बिंदु आवेशों की, तो पहले इसको हम लोग हटाते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं आगे। दो से अधिक बिंदु आवेशों की स्थितिज ऊर्जा ठीक। अब यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा होगी, अगर मान लेते हैं हमने 3 आवेशों को ले लिया, ठीक है, और ये 3 आवेश आपस में कुछ दूरी पे हैं, यानी कि एक बार ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया और ये हो गया Q3, ये मान लेते हैं R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3, दूरी, ठीक है। तो जब हमने चर्चा किया था कि 2 आवेश ऐसे आपस में कुछ दूरी पे है, ये Q1 था, यहाँ पे हमने लेके आया था Q2 को, तब जो स्थितिज ऊर्जा थी वो क्या थी, ये कंडीशन मान लेते हैं कि हमारा ये 2 आवेश बन गए, एक बार इन दोनों को हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो बनेगा U1 बराबर हो जाएगा हम K को लेके चलते हैं, K हो जाएगा, और दोनों आवेशों का गुणनफल यानी कि Q1 Q2 बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। एक बार फिर अगर हम इन दोनों के बीच की चर्चा कर लेते हैं, इन दोनों निकायों को ले लेते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, U2 बराबर हो जाएगा K, और एक इस बार कौन सा आवेश है, Q2 है और Q3 है, बटे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R2 है। तीसरी बार क्या करते हैं, इन दोनों निकाय को ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा होगी, दोनों का गुणनफल यानी कि Q1 और Q3 और अपॉन दोनों के बीच की दूरी यानी कि R3, ये हमारे 2 बिंदु आवेशों के बीच की स्थितिज ऊर्जा होगी, जो कि हमने इसी फॉर्मूले से निकाला है। अब अगर कुल स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो सबके जितने बिंदु आवेश होंगे सबको जोड़ लेंगे हम, तो U1 प्लस U2 प्लस हो जाएगा U3। अब इन सब में क्या है, K है, Q1 Q2 अपॉन R1 है, K है Q2 Q3 बटे क्या है, R2 है, K है Q1 Q3 बटे क्या है, R3 है। अब दिख रहा है हमको K सब में क्या है, कॉमन है, बचा क्या, Q1 Q2 बटे क्या हो गया, R1, यहाँ पे क्या बचा, Q2 Q3 बटे बचा है R2, यहाँ पे क्या बचा है, Q1 Q3 बटे R3 बचा है। ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। और कैसी स्थितिज ऊर्जा है, यदि हमने क्या लिया, 2 से अधिक बिंदु आवेशों को ले लिया, तो यहाँ पे हमने कितने आवेशों को लिया है, 3। अब इसी तरह जितने भी होंगे 4 5 6, उन सब को हम क्या करेंगे, आगे जोड़ते जाएंगे, ठीक है, और बटे उनके बीच की दूरी। ये था हमारा 2 से अधिक बिंदु आवेशों के बीच की स्थितिज ऊर्जा। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो बाकी और की चीजें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।